नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसका अध्याय 22वां है, जिसमें हमारा संसद चल रहा था। संसद की 3 वीडियोज़ मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज इसकी जो संसद वाला टॉपिक है, इसकी अंतिम वीडियो है। ओके दोस्तों, संसद एक बड़ा ही लंबा टॉपिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें से यूपीएससी आईएएस प्री में 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है इंडिया का जो आप लोगों को यूपीएससी आईएएस प्री की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को तैयारी करने के लिए कंटेंट हिंदी में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट डाउन जाता है। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए, अपने 3 अध्यायों में मैं 70 प्रश्न तक करवा चुका हूँ। आज 70.1 यानी कि 71वां प्रश्न है ये। ओके दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 70.1 डाला। ओके दोस्तों, देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष, या राज्यसभा का सभापति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का जो विकल्प है दूसरा सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जा रही है। यहाँ पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमारे राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा बुलाई जाती है। और देखिए दोस्तों, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक एवं असाधारण, देखिए दोबारा सुन लीजिए, किसी विधेयक पर अगर कोई विधेयक है और उस विवाद की स्थिति है, तो संविधान द्वारा उस पर संयुक्त बैठक, एक असाधारण व्यवस्था की गई संयुक्त बैठक बुलाने की, जो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाई जाती है। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नहीं बुलाई जाती? वो परिस्थिति कौन सी है जिस परिस्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है? ओके दोस्तों, देखिए, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब किसी विधेयक पर विवाद की स्थिति हो, गतिरोध हो, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए, यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा और दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत विवाद की स्थिति है, तो बुलानी पड़ेगी, यानी कि ये तो आपको हो नहीं सकता। अब देखिए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने में असहमत है, यानी कि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने में असहमत है, यानी कि तो भी विवाद की स्थिति है, तो भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तीसरी देखिए, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास की 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, यानी कि उस विधेयक को पास ही ना करें और 6 महीने तक अपने पास सुरक्षित रखें, तो भी कंडीशन विवाद की हो जाएगी, तो संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक होगा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। जब किसी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, परंतु उसे अपने पास रखना देश हित में हो। क्या कह रहा है? जब किसी विधेयक के दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, परंतु उसे अपने पास रखना देश हित में हो। रखना आएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत लिख गया है, रखना। ओके दोस्तों, यहाँ क्या आएगा? रखना। जब किसी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत, यानी कि दोनों ही सदन उस प्रस्ताव जो विधेयक आया उसे ठुकरा दें और उसे अपने पास रखना देश हित में हो, तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों सदनों की स्वीकृति है उसे कैंसिल करने की या उसे अस्वीकृत करने की, और संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है जब दोनों सदनों में आपकी सहमति नहीं बनती है। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारा चौथा वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ। उपरोक्त जो तीनों दे रखे हैं आपके विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा, जो परिस्थितियाँ दे रखी हैं तीनों में, कि विधेयक को निपटाने और देखिए और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। तो तीनों परिस्थितियाँ दे रखी है, इन तीनों परिस्थितियों के लिए जो विवाद की कंडीशन होती है उसे निपटाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और वोट देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है, और वही बैठक आपकी संयुक्त बैठक कहलाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा भी आपकी संयुक्त बैठक से संबंधित है। देखिए, संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किन विधेयक के मामलों में आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के मामलों में, धन विधेयक के मामलों में, वित्त विधेयक के मामलों में, संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि साधारण विधेयक और धन विधेयक के मामलों में बुलाई जाती है।
या आपके धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के विषय में बुलाई जाती है, या केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में बुलाई जाती है, निम्न में से किसी के संदर्भ में भी नहीं बुलाई जाती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है जब आपकी साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों के मामले में बुलाई जाती है। ओनली किस मामले में बुलाई जाती है दोस्तों? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जाती है, नहीं बुलाई जाती है। तथा जो आपके जो धन विधेयक होते हैं ना, जो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और क्यों नहीं की गई ये और जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास हैं। लिख लेना अगर आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि धन विधेयक के मामले में सारी शक्तियां जो हैं लोकसभा के पास हैं। अगर आज तक आप लोग नहीं जानते थे तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना। और देखिए, सारी शक्तियां जो है आपकी लोकसभा के पास हैं, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में विधेयक के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। यानी कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक। ओके दोस्तों, अलग अलग पारित होगा जब संविधान संशोधन विधेयक आता है। और दोस्तों उनकी ओके दोस्तों, समझ गए होंगे यहाँ पर कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा को पूर्ण शक्ति है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा को हैं। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक के दोनों सदनों विधेयक को जो है दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है कोई विधेयक हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न और फैक्ट का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उपाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अध्यक्षता करे। किसका कर्तव्य रहेगा दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष का। प्रश्न नंबर 5 देखिए 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को कितनी बार बुलाया गया? 1950 से लेकर के आज तक दोनों सदनों की कितनी बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, या ऐसा कह सकते हो कि दोस्तों 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1950 से लेकर के आज तक संयुक्त बैठकें ओनली 3 बार बुलाई गई। कितनी बुलाई गई? 3 बार। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक द्वारा पारित विधेयक नहीं है। ओके दोस्तों, जब जो आपकी 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई थी तो उनमें 3 प्रस्ताव भी पास हुए हैं दोस्तों, तो 3 विधेयक पास हुए थे। तो आपके नीचे पूछ रहा है कि जो पारित हुए तो उनमें से कौन सा एक नहीं है। देखिए, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, या बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, या आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पारित नहीं है तो वो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आपकी संसद की संयुक्त बैठकों द्वारा पारित नहीं किया गया था। जबकि बाकी के जो हैं आपके दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 और बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, ये तीनों आपकी संसद की संयुक्त बैठकों द्वारा पारित किए गए थे 1950 से लेकर के आज तक। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, बजट के लिए संविधान में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्थिक बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण का या बजट का? तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, और दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं है। अगर डायरेक्ट बात की जाए बजट, तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है ही नहीं है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है, जो ज़्यादातर प्रचलन में आ गया है, इसलिए हम इसे बजट कह देते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में, अनुच्छेद 114 में, अनुच्छेद 115 में?
तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं बजट का उल्लेख आपके अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 112 में। देखिए, इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है। क्या होता है बजट में दोस्तों? वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो आपकी 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। लिख लेना अगर आज तक आप लोग नहीं जानते हो तो, जो कि आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के और आपकी 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से बजट पारित होने की प्रक्रिया का सही क्रम है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से बजट पारित होने की प्रक्रिया का सही क्रम है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है बजट का प्रस्तुतिकरण, या फिर पहले बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर आम बहस की जाएगी, उसके बाद आपकी विभागीय समिति द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाद आपकी अनुदान की मांग की जाएगी, उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान कराया जाएगा, फिर विनियोग विधेयक को पारित होना होगा, फिर वित्त विधेयक का पारित होना। इस प्रकार से चलती है बजट पारित होने की प्रक्रिया, या फिर इस प्रकार से चलती है सबसे पहले वित्त विधेयक का पारित होना, फिर बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच, फिर अनुदान की मांग पर मतदान या विनियोग विधेयक का पारित होना। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपका ओनली पहला कथन सत्य है। बजट पारित होने की प्रक्रिया का जो सही क्रम है, उसके लिए सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को यहाँ देता जाऊँगा। बजट का प्रस्तुतिकरण क्या होता है? देखिए, बजट 2 रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक होता है आपका रेल बजट और एक होता है आम बजट। दोनों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों। कि दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 2 आ जाता है आम बहस। आम बहस क्या होती है? देखिए, साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती है। वो क्या कहलाती है? आपकी आम बहस कहलाती है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो आती है विभागीय समिति द्वारा जांच। इसके संबंध में बता देता हूँ। देखिए, जब बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जो 3 या 4 हफ्तों के लिए सदन स्थगित हो जाता है, और इसी पीरियड के अंतर्गत संसद की जो स्थायी समितियां होती हैं, अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं, जांच करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं कि साहब जो पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर आपके चौथे नंबर पे जो प्रोसीजर आता है वो आपका आता है अनुदान की मांग पर मतदान, यानी वोटिंग कराने का प्रावधान यहाँ पर आ जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है आपका 5वां बिंदु जो है वो आपका आ जाता है विनियोग विधेयक का पारित होना। क्या आ जाता है दोस्तों? विनियोग विधेयक का पारित होना। यानी कि देखिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत यानी कि कानून सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। ओके दोस्तों, ये चीज़ के अंतर्गत आती है। उसके बाद अंतिम पॉइंट जो आता है आपका वित्त विधेयक का पारित होना। क्या आता है? वित्त विधेयक का पारित होना। जी देखिए, वित्त विधेयक भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए स्थापित किया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे कि आपकी 2022 आ रही है, तो इसमें जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे, जो वित्तीय प्रस्ताव होंगे, उन वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रस्तापित किया जाता है वित्तीय विधेयक का पारित होना। ओके दोस्तों, यानी यहाँ पर आपका पहला स्टेप सही है बजट पारित होने की, सारी क्रियाविधि यही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, रेल बजट पेश किया जाता है फरवरी के तीसरे सप्ताह में बजट पेश किया जाता है, या फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है, या जनवरी के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाता है, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फरवरी के तीसरे सप्ताह में जो बजट पेश किया जाता है वो आपका रेल बजट कहलाता है। ओके दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बात एक और जान लीजिए, ये आम बजट से पहले पेश किया जाता है। लोकसभा में रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी के 3 सप्ताह में बजट जो है पेश किया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए जो आम बजट होता है, आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आम बजट को वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता है। फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में किसको पेश किया जाता है दोस्तों? आम बजट को। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। आम बजट को पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है ये और आप लोग जानते होंगे, वित्त मंत्री जी द्वारा ये बजट पेश किया जाता है। ओके दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरा भी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 11वां प्रश्न,
अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? 15 दिनों में, 25 दिनों में, 75 दिनों में, 80 दिनों में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और फैक्ट का क्वेश्चन है। अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को कितने दिनों के अंदर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों सही है 75 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों? 75 दिनों में, यानी कि 75 डेज में। देखिए दोस्तों, अंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1971 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए। देखिए, वित्त अधिनियम बजट में आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। किसको मान्यता प्रदान करता है? आय पक्ष को विधिक यानी कानूनी मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी रूप भी देता है। प्रश्न नंबर आज का अपना देखते हैं 12। तो देखिए, संसद द्वारा स्वीकृत किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि जो उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए क्या कहलाती है? अतिरिक्त अनुदान कहलाती है, अनुपूरक अनुदान कहलाती है, अधिक अनुदान कहलाती है या प्रत्यानुदान कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों अनुपूरक अनुदान कहलाती है। देखिए, संसद द्वारा स्वीकृत किसी विशेष सेवा के लिए जो विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि होती है जो उस वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए क्या कहलाती है? अनुपूरक अनुदान कहलाती है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएंगे। जब तक आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 13, लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है? प्रत्यानुदान को, अपवाद अनुदान को, सांकेतिक अनुदान को या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों, जो ब्लैंक चेक कहा जाता है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानुदान। देखिए दोस्तों, जब किसी सेवा के लिए आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन की अत्यधिक व तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अनुदान की मांग रखी जाती है। और इस प्रकार के अनुदान की मांग रखी जाती है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है और उसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैंक चेक कहा जाता है। दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है ये जान लीजिए। अतिरिक्त अनुदान देखिए, यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित ना हो, यानी कि पहले से ही किसी नई सेवा के संबंध में परिकल्पना ना की गई हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता अचानक से उत्पन्न हुई हो। अचानक से किसी नई स्कीम के लिए धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान आपका दिया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए आपकी जो दूसरी दे रखी है अतिरिक्त अनुदान के अलावा यहाँ पर जो सेम पॉइंट लिख दिए गए अतिरिक्त अनुदान। देखिए, जबकि ये जो पॉइंट आपका जो दूसरा दिया गया है ये अतिरिक्त अनुदान का नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये आपका अधिक अनुदान का है। अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान का ना होकर के आपका ये जो पॉइंट है ये अधिक अनुदान का है। सही कर लेना इसका, ये है आपका अधिक अनुदान का। अधिक अनुदान, अधिक अनुदान। देखिए, इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है दोस्तों जब निर्धारित रकम से ज़्यादा खर्चा हो जाए। अधिक मांग कब करेंगे? जब करेंगे जब निर्धारित रकम निर्धारित की गई थी 5 लाख परंतु उससे ज़्यादा खर्चा हो गया और काम हुआ नहीं है तो अधिक अनुदान की मांग करेंगे ही करेंगे दोस्तों। देखिए, वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में भी मतदान होता है। इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद की लोक सेवा समिति की मंजूरी मिलना आवश्यक होती है। अधिक अनुदान को दोस्तों मतदान करने से पहले संसद की लोक सेवा समिति की मंजूरी मिलना आवश्यक होती है मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले। ओके दोस्तों, अब देखिए एक पॉइंट और आया था अपवाद अनुवाद। ये क्या होता है इसे और जान लेते हैं। देखिए, इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक अनुदान और शब्द आया था आपके ऑप्शन में। ठीक, सांकेतिक अनुदान क्या होता है? यह अनुदान की मांग तब की जाती है, तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों
जो भारतीय शिक्षा के लिए आपकी 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता महसूस हुई और किसी बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए नई सेवा हुई, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए सांकेतिक अनुदान की मांग की जाती है। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है तथा वहाँ पर इस प्रस्ताव पर भी मतदान होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं? भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत की संचित निधि एकमात्र ऐसी निधि है जिसमें सारी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15वां, देखिए निम्नलिखित में किस निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है? भारत की संचित निधि का, भारत की लोक लेखा निधि का, भारत की आकस्मिकता निधि का, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 267 में किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है? कौन सी ऐसी निधि है? अभी तक आप लोग समझ गए होंगे हमारे भारत में 3 निधियां हैं, भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है? संचित निधि, लोक लेखा निधि या आकस्मिकता निधि? तो देखिए 16 प्रश्न का आपका सही उत्तर है, जो भारत की आकस्मिकता निधि रहती है वो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। ओके दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए भारत का लोक लेखा, ये अन्य सभी सार्वजनिक धन जिसमें भारत की संचित निधि से मिले ऋण को छोड़कर भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में से ऋण लिया जाता है, यानी लोन लिया जाता है एक तरीके से। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल हैं। इस प्रकार के भुगतान दोस्तों मुख्यतः बैंक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि भारत के जो लोक लेखा से संबंधित जो भुगतान है वो बैंक के आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। अब देखिए दूसरी निधि जो थी आकस्मिकता निधि। देखिए संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। देखिए संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम जो 1950 से शुरू हुआ है दोस्तों, इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, किसके द्वारा रखा जाता है? राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम राशि दे सकता है दोस्तों, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित में से किसके पास दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में विधि बनाने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? यानी कि दो राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो उनके बीच में विधि यानी कानून बनाने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन आपका विधायी शक्तियों एवं कार्य के अंतर्गत आता है, या कार्यकारी शक्तियों और उसके कार्य के अंतर्गत आता है, या वित्तीय शक्तियों और उसके कार्य के अंतर्गत आता है, या संवैधानिक शक्तियां और उसके कार्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 17वें का मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। ये जो कार्य है आपका दो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसके बीच में जो कानून बनाने का कार्य है वो आपकी विधायी शक्तियों और उसके कार्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विधायी शक्तियों और उसके कार्य के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्य के बीच या राज्य के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर, किसके विषयों पर दोस्तों? समवर्ती सूची के विषयों पर, जिसमें मूल रूप से ऐसा नहीं कि सारी समवर्ती के विषय में बना दे, समवर्ती सूची के विषय पर मूल रूप से 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं जिसमें उसमें विधि बना सकती है, उसके लिए विधि बना सकती है। अर्थात दोस्तों दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी रहेगी। ओके दोस्तों, देखिए इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना यानी कानून बनाना है। इसके पास संघ सूची
के जो विषय हैं वो और अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। विशिष्ट अधिकार तो किन किन सूचियों के प्रति दोस्तों, इसका संघ सूची और अपशिष्ट सूचियों के प्रति। परंतु दोस्तों प्रश्न था दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो दो राज्यों के बीच में जो विवाद है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों समवर्ती सूची के विषय पर भी आपको जो विवाद होता है तो इसको अधिकार है कि वो विधि बना सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए, लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव जिन तरीकों से लाती है उनमें निम्नलिखित में से एक असत्य है। देखिए, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करें। अगर राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर जो लोकसभा है सरकार के प्रति अविश्वास की कमी का प्रस्ताव लाएगी तो वो क्या करेगी, राष्ट्रपति का जो उद्घाटन प्रस्ताव होगा उस पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास नहीं करेगी। तो दोस्तों, या फिर धन विधेयक को स्वीकार करें। बिल्कुल दोस्तों, जब लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास की कमी का प्रस्ताव ला रही तो धन विधेयक को स्वीकार क्यों करेगी, ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है, वो धन विधेयक को भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास कर, बिल्कुल दोस्तों वो निंदा प्रस्ताव पास करेगी और स्थगन प्रस्ताव पास करेगी। आवश्यक मुद्दों पर सरकार को भी हराएगी। कटौती प्रस्ताव भी पास करेगी, जिससे दोस्तों लोकसभा जो है सरकार के प्रति जो विश्वास की कमी का जो प्रस्ताव ला सके और दिखा सके उसको, उसकी कमियों को। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न असत्य पूछ रहा है विकल्प, वो आपका दूसरा विकल्प असत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 में पर। देखिए, न्यायिक शक्तियों एवं कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, न्यायिक शक्ति के संदर्भ में पूछ रहा है, जो आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ जो शक्ति है, भारतीय संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियों एवं उनके जो कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं कर सकती। दोस्तों, ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत दे रखा है। अगर संविधान का उल्लंघन हमारे भारत का राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति को भी पद मुक्त किया जा सकता है न्यायिक शक्तियों के द्वारा। ओके दोस्तों, ये बात जान लेना। मुझे लगता नहीं है कि इससे पहले आप इस बात को जानते थे। अगर भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायिक शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति के पद से पदमुक्त किया जा सकता है। ओके दोस्तों, देखिए सेकंड पॉइंट, यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, न्यायिक शक्तियों में इतनी ताकत होती है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। देखिए, यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, जब राष्ट्रपति को हटा सकती है तो इन लोगों को हटाने के लिए सिफारिश करना आम बात है उसके लिए। दोस्तों, ये अपने सदस्य ये बाहरी लोगों को इसी अवमानना या विशेष अधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित भी कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो गलत पूछा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्रश्न नंबर 20 पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति का लोकसभा की तुलना में अध्ययन निम्नलिखित में से किस कोण से नहीं किया जाता। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति का लोकसभा की तुलना में अध्ययन 3 कोणों से किया जाता है, 3 प्रकार के कोणों से किया जाता है। मगर प्रश्न पूछ रहा है किस कोण से नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर ना हो, या जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हो, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हो जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर ना हो वहाँ दोस्तों उसकी कोण से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है, एक ही पॉइंट 2 बार आ गया है कि जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर ना हो, या जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर ना हो। दोस्तों, ये आपका पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो वहाँ राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना में इस प्रकार से तो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये कोड तो बिल्कुल सही बैठता है, इस कोड से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हो जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती हो, इस कोड से भी हम राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति का अवलोकन या अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, तीसरा जो कोण है आपका वह है जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो। लिख लेना, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, तो भी हम राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति का इस कोड से भी अध्ययन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, साधारण शब्दों में कहूँ तो राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में उसका जो अध्ययन करते 3 कोणों से किया जा सकता है।
पहला, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो। दूसरा, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो। और तीसरा, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हो जिसकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल क्लियर बोलकर आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 21वां, राज्यसभा संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत किए अनुच्छेद के तहत अधिकृत किस अनुच्छेद के तहत करती है। दोबारा पढ़िए प्रश्न को, देखिए। राज्यसभा संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत किस अनुच्छेद के तहत करती है। अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत करती है। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 312 के तहत। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राज्यसभा संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत किस अनुच्छेद के तहत करती है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत किस अनुच्छेद के तहत करती है? अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 121 के तहत, अनुच्छेद 120 के तहत। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची में विधि बनाने के लिए अधिकृत करती है राज्यसभा। ओके दोस्तों। और देखिए बाकी के यहाँ पर कुछ और अनुच्छेदों की जानकारी दे देता हूँ आपको। अनुच्छेद 120 ये भी संसद से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है आपका अनुच्छेद 120। ओके दोस्तों। और आपका अनुच्छेद 121 की बात करें तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, संसद में जो चर्चा पर प्रतिबंध लगवाता है वो आपका अनुच्छेद 121 होता है। आपका अनुच्छेद 121 संसद पर चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वां। देखिए संविधान के अनुच्छेद 105 में निम्न में से कौन सा विशेषाधिकार वर्णित नहीं है? किसके बारे में पूछ रहा है? संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। ये सदस्यों के संबंध में बात हो रही है दोस्तों। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से जा सकते हैं? पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए गए हैं वो संसद के सदस्यों के संबंध में बिल्कुल सही है। संसद में भाषण देने के लिए वो लोग स्वतंत्र हैं। कार्रवाई के प्रकाशन का उन लोगों को अधिकार है। संसद की कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले और बंद होने के 40 दिन बाद तक उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये बात ही बिल्कुल सही है। और वो न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने यानी साक्ष्य उपस्थित करने या उपस्थित होने के लिए मना भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों। पर यह बात की जा रही है अनुच्छेद 105 की कि अनुच्छेद 105 में निम्न में से कौन सा विशेषाधिकार वर्णित नहीं है। तो देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ विकल्पों को देखते हैं। विकल्प पहला व दूसरा, या आपका केवल तीसरा व चौथा, या केवल दूसरा व चौथा, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए 105 अनुच्छेद के तहत जो विशेषाधिकार वर्णित नहीं है वह आपके तीसरा और चौथा है। कौन सा है? आपका तीसरा और चौथा। क्योंकि आपके अनुच्छेद 105 में 2 ही विशेष अधिकारों का वर्णन किया गया है, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। परंतु उसके बाद भी ये बाकी के अधिकार भी हमारे भारतीय संसदों को या संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24वां, संसद के विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किस स्रोत पर आधारित नहीं है? देखिए संसद के जो विशेषाधिकार हैं कुछ स्रोतों पर आधारित होते हैं, जो स्रोत आप लोगों के सामने दिए गए, परंतु उनमें से कोई ऐसा है जिस पर आपके संसद के जो विशेषाधिकार है वो आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 24वां है आपका। देखिए संवैधानिक उपबंध या संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियाँ या दोनों सदनों के नियम या संसदीय परंपरा या आपातकालीन प्रबंध आपका
या न्यायिक व्याख्या। ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। जो यहाँ पर आपका जो स्रोत है आपातकालीन प्रबंध। आपातकालीन प्रबंध एक ऐसा प्रबंध है जिस पर संसद के विशेष अधिकार हैं, उसका स्रोत नहीं है। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपातकालीन प्रबंध गलत दिया गया है। इसके साथ ही अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, केवल पाँचवा गलत है। बाकी के सारे जो पाँचों हैं आपके 1 2 3 4 और ये 5 हैं, ये संसद के विशेषाधिकार के स्रोत हैं, जिस पर इन स्रोतों पर हमारे संसद के विशेषाधिकार आधारित हैं। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 25वां, संसद द्वारा प्रभावी विधि को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कब असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कब असंवैधानिक यानी कि इलीगल घोषित कर सकते हैं। जब भारतीय नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंच रहा हो, या जब भारत को आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंच रहा हो, या जब वे संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हो, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है दोस्तों, जब संसद की कोई भी प्रभावी कानून भारत के संवैधानिक किसी उपबंध का उल्लंघन करेंगे तो भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये अधिकार हमारे भारत के संविधान में दिया गया है न्यायालयों को। प्रश्न नंबर 26 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार के किसी भाग या इसे पूर्ण रूप से निरसन करे या निरस्त करता हो। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 13 जो है राज्य को किसी भी ऐसे प्रकार के कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकार है किसी भी एक भाग को या उसे पूर्ण रूप से उसे निरस्त करता हो। अब देखिए यहीं पर कुछ और अनुच्छेद दिए गए हैं 79 और आप 80 और 81। इनके संबंध में भी मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा। देखिए अनुच्छेद 79 है, उसमें संसद का गठन दे रखा है। अनुच्छेद आपका 80 है, इसमें राज्यसभा का संगठन दे रखा है। और अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का संगठन दे रखा है। मैं हैंड टू हैंड आप लोगों को बताता चलता हूँ, तो आप लोगों को चाहिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और लिखते चले किस किस अनुच्छेद में क्या है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने एक अनुच्छेदों की पूरी सूची की कौन कौन से अनुच्छेद किस किस काम के होते हैं उसे लेने का प्रयास किया, जिससे आप लोग एक ही प्रश्न में पूरा समझ सकें। देखिए संसद के अनुच्छेद और उनसे संबंधित कार्यों के संबंध में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से शामिल कीजिए। देखिए हमारी भारतीय संसद के सामान्य क्रियाकलाप और कार्य से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर के किसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 9 पॉइंट मैंने लिए हैं, जिससे पूरे जो आपकी हमारी भारतीय संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी हो सके। ओके दोस्तों, देखिए अगर बात करें संसद के सामान्य क्रियाकलापों और उससे संबंधित अनुच्छेदों की, तो देखिए दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत हमारी संसद के सामान्य क्रियाकलाप और कार्य आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 79 से लेकर के 88, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, अगर बात करें संसद के पदाधिकारियों से संबंधित जो गण हैं उसका उपबंध किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। इसका उपबंध आपके अनुच्छेद 89 से लेकर के अनुच्छेद 98 तक किया गया है। अनुच्छेद 89 से लेकर के अनुच्छेद 98 तक किया गया है। आप लोग लिखते चलना, कंफ्यूज मत होना। और देखिए संसद की कार्रवाई के संचालन से संबंधित आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। संसद की कार्रवाई के संचालन के संबंध में जो अनुच्छेद हैं वो आपके 99 और 100 हैं, यानी कि ये वाले। अब बात की जाए सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद है जो उपबंध करते हैं, तो सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में आपके अनुच्छेद 101 से लेकर के 104 तक सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में इन अनुच्छेदों में वर्णन दिया गया है, अनुच्छेद 101 से लेकर के 104 तक। अब अगर बात की जाए संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और उनकी प्रतिरक्षा के संबंध में, तो आप लोग को बता देता हूँ आपका अनुच्छेद 105 और 106 इस संबंध में उपबंध करता है। कौन सा है आपका? अनुच्छेद 105 और 106 इस संबंध में उपबंध करता है। अगर विधायी प्रक्रिया की बात की जाए संसद की,
तो अनुच्छेद 107 से लेकर के 111 है। कौन सा दोस्तों? विधायी प्रक्रिया से संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डायरेक्ट यहीं से ले चलता हूँ। आपका 107 से लेकर के 111 है। ओके दोस्तों, अगर बात की जाए वित्तीय मामलों में प्रक्रिया की, यानी कि संसद के वित्तीय मामलों की जो प्रक्रिया के संबंध में जो अनुच्छेदों में उपबंध किया गया है, उसके संबंध में अगर बात करूं तो अनुच्छेद 112 से लेकर 117 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 112 से लेकर के 117 के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है। अब देखिए सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया के बारे में जो उपबंध किए गए अनुच्छेद 118 से लेकर के 122 में किए गए हैं। किसमें किए गए? अनुच्छेद 118 से लेकर के 122 में किए गए हैं। और देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित जो उपबंध किए गए वो एकमात्र अनुच्छेद है आपका, जिसका नाम है अनुच्छेद 123 में किए गए हैं। दोस्तों संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे और जो महत्वपूर्ण कार्य थे 9 पॉइंटों में मैंने सम्मिलित कर लिए हैं। अगर सार रूप में कहें तो आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। सार रूप में ये आपको संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ दे रहा है सार गर्भित। ओके दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब वो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, जो यूपीएससी आईएएस प्री द्वारा पिछले एग्जाम पूछे जा चुके हैं। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, या द्विसदन विधायिका है, या न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसलिए दोस्तों भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। ओके दोस्तों, अगर संसद द्वारा कोई गलत निर्णय कर दिया जाता है जो भारतीय संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो तो उस पर न्यायिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न नंबर 29वां। ये प्रश्न अब जो प्रश्न चल रहे हैं टोटली वही प्रश्न है जो आपके पहले आईएएस प्री के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। देखिए भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए विनियोजन विधेयक का विधि बनाने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, या फिर विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता, या फिर दोस्तों आपके नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपका राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। तो मैं आप लोगों को यहाँ इसका आंसर बता देता हूँ। 29 में का आपका आंसर सही, ये वाला सी, यानी कि तीसरे नंबर का। देखिए ये कथन सही नहीं है, बाकी के यहाँ पर बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, और विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता, ये पॉइंट भी सही है। और विनियोजन विधेयक का विधि बनाने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो तीसरे नंबर पर दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 पर देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग, या व्यय विभाग? तो दोस्तों आर्थिक मामलों का जो विभाग है वह केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न नंबर 31 में देखिए भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? देखिए सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचना एकत्र करने देना, या अनुदान मांगों में से किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना, कुछ सदस्यों के असंगत अथवा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्रवाई को स्थगित करना। तो देखिए 31वें प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। भारतीय संसद में कार्य स्थगन का जो उद्देश्य है वह सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32वां। देखिए सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं? देखिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, या आपका विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही
कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना, या पूरक अनुदानों तथा लेखा मत संबंधी प्रावधान, या फिर संसदीय बजट कार्यालय द्वारा वृहद अर्ध संसद बजट कार्यालय द्वारा वृहद अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम की सर्वाधिक अथवा कम से कम 1 वर्ष मध्य समीक्षा करना, संसद में वित्तीय विधेयक की प्रस्तुति। देखिए दोस्तों, दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यानी कि आपका यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। यह आपका पहला, दूसरा और चौथा, यह आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, यह आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए दोस्तों, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण, जो कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रचलित है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला तरीका तो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, ये आवश्यक है। दूसरा, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना भी आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, और पूरक अनुदानों तथा लेखा मत संबंधी प्रावधान करना भी आवश्यक होता है। और देखिए, संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति करना भी आवश्यक होता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 33वां, लोकसभा या राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान की जाती है, या वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान की जाती है, या संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान की जाती है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपकी साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान की जाती है। कब की जाती है? साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान की जाती है। ओके दोस्तों, अब आपका प्रश्न, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है। कब बना सकती है? राज्यों से सहमति लेकर, या अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर, या संबंधित राज्य की सहमति लेकर, या बिना किसी राज्य की सहमति लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प चौथा, क्योंकि हमारी भारतीय संसद को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य से ना पूछे और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए कानून बना सकती है और इसे लागू भी कर सकती है। ओके दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वो भारत के राज्यों से पूछे, यानी कि बाध्य नहीं है भारत के राज्यों से पूछने के लिए। ओके दोस्तों, इस प्रकार आज हमारा अध्याय 22वां पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका संसद वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बनते थे मैंने आप लोगों को बता दिए। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए उस जोश के साथ मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया हूँ, परंतु मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को अपना 100% देने का। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और बने रहें हमारे चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों को आवश्यक रूप से करना, और लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।